नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन को बढ़ाते हुए क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 जो हिस्ट्री है, जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, के संदर्भ में हम लोग देखेंगे आज। और इसकी शीर्षक की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना का मतलब क्या हुआ। तो हम लोग पिछले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि यूरोपियन कंपनी आती है भारत में और धीरे धीरे अपना व्यापारिक गतिविधियों को अपनाती है और व्यापार विस्तार करते हैं। इनका स्टार्टिंग में तो इच्छा नहीं होती है कि हम यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। इनका सिर्फ और सिर्फ मोटिव रहता है कि व्यापार हम लोग करेंगे और यहाँ से सूती कपड़े और जो रेशम का जो ज़बरदस्त जो मांग थी यूरोप में, उसको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे कुछ साम्राज्य जो होते हैं वो अपने पतन की ओर चले जाते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे समय आती है, शून्य काल आते हैं, जहाँ पे ऐसा कोई साम्राज्य शासक नहीं बचता है यहाँ पे शासन करने के लिए। तो एक तरह से इनको ज़रूरत पड़ जाती है और इनको लगता है कि नहीं, अब यहाँ पे जो शासक है वो कमज़ोर हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग अपना विस्तार और अच्छा से करेंगे। और धीरे धीरे वहाँ से जो लंदन की जो कंपनी है, वहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी एक रूल रेगुलेशन बनाते हैं और यहाँ पे कंपनी की स्थापना करते हैं। और जब कंपनी बन जाती है तो कंपनी को ज़रूरी हो जाती है कि यहाँ पे शासन व्यवस्था को भी कायम करें। तो इस तरह से एक तरह से कंपनी की स्थापना करना या हाथी पालना दोनों एक बराबर समझा जाता है, क्योंकि यदि आप किसी क्षेत्र में कंपनी की स्थापना करते हैं तो वहाँ के आसपास के जितने भी प्रशासनिक ढांचा है उसको आप ही को चलाना होता है। वहाँ के राजनीतिक चीज़ें को आप बहुत अच्छे से देखना होता है। तो इस तरह से उस टाइम की संदर्भ में बात किया जाए तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, जिसका शीर्षक है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो इसके संदर्भ में हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कंपनी अपना शासन कैसे चलाती है। अब यहाँ पे कंपनी की बात हम क्यों लाए, क्योंकि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वो अपना यहाँ पे वर्चस्व कायम कर चुके हैं और उसके बाद से एक अस्थाई शासन यहाँ पे चलाना चाहते हैं। और इसके लिए वो लोग कौन कौन से नियम अपनाते हैं, कौन से नीति बनाते हैं, इसको हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आपका सबसे फर्स्ट जो टॉपिक दिया है कि कंपनी दीवान बन गई। तो दीवान क्या होता है इसको पहले हम लोग सीखेंगे, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। तो दीवान का मतलब होता है कि एक टैक्स वसूलने वाला जो अधिकारी होता है उसका पद होता था। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दीवान की बात कर लेते हैं, उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जब मुग़ल साम्राज्य हुआ करता था, याद रखिएगा, जब यहाँ से देख लीजिए, जब मुग़ल साम्राज्य होता था तो मुग़ल साम्राज्य के टाइम में ठीक है, बाबर थोड़ा प्रशासनिक गतिविधि में ज़्यादा सक्रिय नहीं रहा। हुमायूं का तो इधर से उधर करने में ही, कभी अफ़गान तो कभी यहाँ पे, तो इस तरह से उसकी यात्राएं, कहीं युद्ध, तो इन सभी गतिविधियों में हुमायूं का टाइम पीरियड चला जाता है और अंततः उसका सीढ़ी से गिरकर मौत हो जाती है। तो एक्सीडेंटल उसका डेथ हो जाता है। तो उसके बाद से अकबर आता है। तो अकबर अपने प्रशासनिक ढांचा को रूपांतरित करता है और ये किस रूप में होता है यहाँ पे देखिए। तो अकबर के शासनकाल में अकबर क्या करता है, अकबर अपने प्रशासनिक गतिविधियों के रूप में 2 अधिकारी को नियुक्त करता है। ठीक है, 2 पद बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सूबा और दूसरा दीवान। सूबा क्या होता था, तो सूबा होता था यहाँ पे एक, समझ लीजिए, तो यह प्रशासनिक अधिकारी होता था। जो सैनिक वगैरह देखने का काम करता था। और जो दीवान होता था वो टैक्स वसूलता था। टैक्स का जिसको हम लोग बोलते हैं राजस्व, जिसमें आप लोग देखते हैं भू राजस्व, यानी भूमि पर लेने वाला जो कर होता था उसको भू राजस्व कहते हैं। तो उसका ये अधिकारी होता था। तो राजस्व इकट्ठा करने वाले अधिकारी को दीवान कहा जाता था। और बाकी सब जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए कि जो सिपाही वगैरह हैं, दरोगा वगैरह हैं, और भी जो भी नियम है जो प्रजाओं के सामने समक्ष रखते हैं, तो उसके लिए जो नियम वगैरह होता है वो उसको हैंडल करता है सूबा।
ठीक है, जिसको हम लोग सूबेदार कहते हैं। तो जब ये मुग़ल के टाइम होता था, उसके बाद से कब तक चला, तो ये औरंगजेब के टाइम तक चला। तो औरंगजेब की बात आती है तो ये औरंगजेब के टाइम तक चलता है। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पे औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 में, तो इसके टाइम भी वही रहता है, दोनों पद, ठीक है, सूबा और ये दीवान, ठीक है। उसके बाद से औरंगजेब जब अपने शासनकाल में रहता है तो मुर्शिद कुली खां को सूबेदार नियुक्त किया रहता है, ठीक है। यहाँ पे याद रखनिए कि यहाँ पे मुर्शिद कुली खां जो रहता है, मुर्शिद कुली खां जो होता है ये सूबा का यानी सूबेदार रहता है, और दीवान ये खुद अपने हाथ में लिया रहता है, ठीक है। क्योंकि ऐसा माना जाता था कि कोई भी शासक दीवान का पद था, क्योंकि ओवरऑल वही एक इनकम का स्रोत हुआ करता था, तो दीवान पद दूसरे को कैसे दे दे, तो इसलिए ये लोग खुद रखते थे और सूबेदार दूसरे को नियुक्त करते थे। जब मुर्शिद कुली की बात आती है, जब ये मर गया, तो आप सभी जानते हैं कि जब मुग़ल साम्राज्य का अंतिम सबसे प्रतापी जो शासक था, अंतिम प्रतापी शासक जो था औरंगजेब था। औरंगजेब 1707 में जब मृत्यु को प्राप्त करता है, तो इसके बाद से जितने भी शासक आए वो सभी कमज़ोर शासक थे, और धीरे धीरे इस तरह से मुग़ल साम्राज्य का विघटन हो गया, यानी वो ख़त्म हो गया। तो एक तरह से हम लोग देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां अलग एक क्षेत्र लेकर निकल जाता है, जिसको आप लोग बंगाल के नाम से जानते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जो सूबा वाला पद है और ये दीवान वाला पद है, इसको दोनों को मर्ज कर देता है और एक नवाब का पद सिर्फ कर देता है, ठीक है। मुर्शिद कुली खां जब अपना क्षेत्र बंगाल पे पूरी तरह से सूबेदार वाला और दीवान वाला पद दोनों अपने हाथ में कंट्रोल करता है, तो इसके बाद से हम लोग देखते हैं कि मुर्शिद कुली खां के बाद यहाँ पे शुजाउद्दौला भी आता है, उसके बाद सरफराज खान भी आता है, उसके बाद से हम लोग अलीवर्दी खान को देखते हैं, उसके बाद सिराजुद्दौला आता है। तो सिराजुद्दौला के टाइम में प्लासी का युद्ध होता है, और प्लासी युद्ध के बाद से सिराजुद्दौला की हत्या हो जाती है, यानी वो हार जाता है। और उसके बाद से क्या होता है कि मीर जाफ़र को बनाया जाता है नवाब, किसके द्वारा, ब्रिटिशों के टाइम में। इसलिए कि प्लासी का युद्ध ये लोग हार चुके होते हैं, तो ओवरऑल जीत किसकी होती है, अंग्रेज़ों की। तो अंग्रेज़ अब मीर जाफ़र को बनाते हैं, और मीर जाफ़र के बाद से ये भी चाहता है कि हम अपने हिसाब से शासन चलाएं, लेकिन अंग्रेज़ तो चाहते थे कि कठपुतली बना कर रखें। तो इस एवज में मीर जाफ़र को हटा करके और मीर कासिम को बनाते हैं। मीर कासिम भी यही चाहता है कि हम अपने हिसाब से शासन चलाएं, अंग्रेज़ों के हिसाब से ना हो रहा है। तो अंग्रेज़ तो हमेशा चाहे हैं कि हम लोग ऐसे शासक को नियुक्त करें जो कठपुतली की तरह काम करें। तो मीर कासिम क्या करता है कि अवध के नवाब और दिल्ली के जो नवाब है, मुग़ल नवाब शाह आलम द्वितीय, इन तीनों का एक गुट बनता है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। तो 1764 में भी इनकी हार होती है, और उसके बाद से यहाँ पे याद रखिएगा कि एक यहाँ पे निज़ामुद्दौला जो होता है वो लास्ट शासक होता है, याद रखिएगा। मीर कासिम को हटा दिया जाता है, और मीर कासिम के बाद से फिर मीर जाफ़र को बनाया जाता है, और मीर जाफ़र के मृत्यु के बाद से यहाँ पे मीर जाफ़र के मृत्यु के बाद से इसका बेटा जो बनता है, ठीक है, निज़ामुद्दौला। और वही निज़ामुद्दौला क्या करता है, यहाँ पे नवाब वाला जो पद होता है, इसके टाइम में अंग्रेज़ क्या करते हैं, एक ये तो निजामत रहता ही है, और यहाँ पे ये दीवान का पद अंग्रेज़ों के पास आ जाता है। कब, 1764 के बाद, यानी 1765 में। कौन सी संधि के तहत, तो इलाहाबाद संधि के तहत। इलाहाबाद संधि में ये लोग ये कहते हैं कि अब से आपके पास सूबा वाला पद आ जाएगा और दीवान का पद हम लोग के हाथ में आ जाएगा। तो शाह आलम द्वितीय को निजाम वाला पद दे देते हैं, और उसके बाद से दीवान अपने हाथ में रख लेते हैं। कौन, ये ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश। और ये ब्रिटिश अपने हाथ से जब दीवान ले लेते हैं तो इनके पास राजस्व इकट्ठा करने का चांस मिल जाता है, और ये क्या करते हैं, इसके थ्रू टैक्स को वसूलने शुरू कर देते हैं, और टैक्स से अच्छा खासा पैसा आता है।
तो जब ये सोना चांदी अपने देश से मंगा करके यहाँ के वस्तुओं को खरीदते थे तो सोना चांदी मंगाना बंद कर दिया और यहाँ से क्या करना शुरू कर दिया, टैक्स से जो भी इनकम होता था उसी से वो वस्तु खरीदते थे, उसके बाद से यूरोप भेजते थे। तो यानी एक तरह से इनके हाथ में दीवान पद आ गया। तो उसके बाद से इतना ही नहीं, अब यहाँ पे निजामत वाला जो पद है वो क्या किए ब्रिटिश, बोले कि निजामत तो आपके पास रहेगा ही निजामुद्दौला को, ठीक है, अब इन्होंने नवाब उप नवाब बना दिया, या निजामत कहिए उप निजामत का पद बना दिया। अब ये उप निजामत का पद किसके अनुशंसा पर ये व्यक्ति होता था, तो ये ब्रिटिश बोलते हैं कि जो उप नवाब यानी उप निजामत का जो पद है वो कंपनी के अनुशंसा पर ही वो अधिकारी बनेगा। यानी एक तरह से यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो निजामत वाला पद है ये तो निजामुद्दौला के पास तो है ही, उसके बाद से ये प्रत्यक्ष रूप से ले लिए दीवानी का पद ब्रिटिश। उसके बाद से दिमाग क्या लगाए कि अब निजामत का पद है लेकिन एक उप निजामत का भी पद रहेगा और उप निजामत पद का वही अधिकारी होगा जो ब्रिटिश कंपनी की अनुशंसा के द्वारा उसकी नियुक्त की जाएगी। तो एक तरह से यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से कब्जा कर लिया और यहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से, यानी दोनों तरह के क्या हुआ, ये अधिकारी यानी दोनों तरह के ये क्या करना शुरू कर दिए, एक तरह से ये सरकार चलाना शुरू कर दिए। इसी को बोलते हैं ड्यूअल गवर्नमेंट। तो द्वैत शासन प्रणाली कैसे हो रहा है ये आप समझ रहे हैं। तो द्वैत शासन प्रणाली में अब यहाँ पे देखिए निजामत तो कहने के लिए निजामुद्दौला हो गया, निजामुद्दौला कहने के लिए निजामत क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक कठपुतली की तरफ बना रहेगा। वो उतना तो ये शासक तो अच्छा था नहीं, ठीक है, तो उतना ये प्रतापी था नहीं, प्रतापी रहता तो इनसे लड़ झगड़ कर ले लेता कि नहीं ऐसा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे कंपनी की चलती है और कंपनी अपनी अनुशंसा पर यहाँ पे एक अधिकारी को नियुक्त करते हैं जिसको हम लोग उप निजामत के रूप में जानते हैं। और दीवानी का पद तो प्रत्यक्ष तो ले ही लिया था बक्सर के युद्ध के बाद जो इलाहाबाद संधि होती है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि 1765 में ये लोग इलाहाबाद संधि के तहत द्वैत शासन लाते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे जो मुग़ल साम्राज्य हैं ये दोनों पद क्यों लाए थे, इनको सूबा और दीवान की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सूबा और दीवान का पद ये लोग इसलिए लाए क्योंकि ये लोग चाहते थे ना कि ये जो अधिकार है दीवान का और सूबा का, तो इसमें जो भी अधिकारी आए दोनों में आपस में झगड़े नहीं, दोनों अपने आप को अपलिफ्ट न करें, अपलिफ्ट करें तो एक समान तौर पे चले, यानी अपने आप को कोई ज़्यादा ये बड़ा ना हो जाए, नहीं तो बड़ा हो जाएगा तो फिर सामंती व्यवस्था आ जाएगा, राजा कहने के लिए रह जाएगा, यही लोग ज़्यादा पैसा वाले हो जाएंगे तो फिर सामंती व्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए दोनों को एक समानांतर तरीके से ये लोग चलाने के लिए दो व्यक्तियों को नियुक्त किया ताकि एक सूबा रहेगा एक दीवान रहेगा। तो इस तरह से इन लोगों ने प्रशासनिक ढांचे को बनाया। तो उद्देश्य यही था कि दोनों आपस में टक्कर न खाएं और इस तरह से राजा को ज़्यादा हानि ना आए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखे हैं कि दीवान का पद कैसे कैसे जा कर के और नवाब के रूप में आता है और नवाब के रूप में आगे चलकर ब्रिटिश कंपनी इसका क्या करती है। तो दीवान अपने हाथ में ले लेती है यहाँ पे और उसके बाद से यहाँ पे निजामत में उप निजामत का पद अपने हाथ में रख लेती है, यानी अप्रत्यक्ष रूप से, और ये कहती है कि कंपनी के संशय पे जो अधिकारी नियुक्त किया जाएगा उसको उप निजामत पद दिया जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। यह चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। यहाँ पे आप लोग देख लिए कि 12 अगस्त 1765 जो है वहाँ पे इलाहाबाद की संधि को दर्शा रहा है। तो आप लोग उसके साइड में लिख सकते हैं कि 12 अगस्त 1765 को क्या हुआ था, इलाहाबाद की संधि हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि बक्सर के युद्ध में ये लोग जीत गए थे और उसके बाद से शाह आलम द्वितीय को सूबेदार वाला पद दे देते हैं और उसके बाद से ये अपने पास दीवानी ले लेते हैं। तो ये कब करते हैं, ओवरऑल जब ये प्रशासनिक ढांचे के रूप में जब हम लोग आते हैं
मीर जाफ़र को अंततः जब इसकी हत्या हो जाती है तो इसका जो पुत्र होता है निजामुद्दौला, उसके शासनकाल में ऐसा वो दोनों शासन एक प्रत्यक्ष रूप से ले लेते हैं और एक अप्रत्यक्ष रूप से ले लेते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कह रहा है। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेजों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी, लेकिन ऊपर दिए गए मतलब यही है कि यहाँ पे जो एक तरह से भव्य दिखाने का काम किया जा रहा है। यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये ऐसा तो है नहीं कि पूरे महल बना करके और वैसा उसका फैसला किया जाता होगा, तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन इसको ऐसे देखने से पता लग रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ही जो था वो बहुत मतलब एक अलग ही लेवल पे था, एक अलग ही अपना महल बना करके रहता था, तो ऐसा तो था नहीं। तो दीवानी का पद आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। क्यों थी? क्योंकि इनके पास अब टैक्स से कमाई होना शुरू हो जाएगा, सोना चांदी आना यूरोप से बंद हो जाएगा। जो सोना चांदी से ला करके यहाँ से जो वस्तु ले जाते थे वो अब सोना चांदी भी आना बंद हो जाएगा। अब यहीं से पैसा कमाएंगे, यहीं से सामान खरीदेंगे और यहीं से क्या करेंगे, भेजेंगे। तो ये काम अब होना शुरू हो गया। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। अब इसके द्वारा क्या करती थी, जो भी भूभाग होता था, भूभाग मतलब जो भी ज़मीन खेत होता था उसको अपने अंडर में लेना शुरू कर दिया। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। व्यापारिक कंपनी के नाते उसे यह ख्याल भी रखना था कि अब वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदती बेचती रहे। यानी दीवानी का पद तो आ गया, टैक्स भी कमाना है, लेकिन जो हमारा व्यापारिक जो विस्तार है वो भी नहीं रुकना चाहिए, वो भी चलता रहेगा। उन लोग का जो पहला उद्देश्य था कि नहीं, हम लोग व्यापारिक उद्देश्य के द्वारा ही हम लोग जा रहे हैं। स्टार्टिंग में क्या था कि इनको साम्राज्य शासन स्थापना करने नहीं आना था, यहाँ पे व्यापार को विस्तार करने आना था। जो यूरोप में मांगी थी उनको पूरा करने के लिए यहाँ से व्यापार करना जरूरी था। तो इस एवज में ये लोग आते हैं यहाँ पे, लेकिन इनको नहीं पता होता है, इनको भी नहीं पता होता कि हम यहाँ पे आकर के एक राजनीतिक विस्तार करने वाले हैं। ये नहीं चाह मतलब ये कभी इनके दिमाग में नहीं आया कि हम लोग अब व्यापार को बंद कर देंगे, ऐसा नहीं है। व्यापार ये लोग चालू भी रखे हैं। समय के साथ कंपनी को यह भी समझ में आने लगा कि उसे सावधानी से आगे बढ़ना होगा। बाहरी ताकत होने की वजह से उसे उन लोगों को भी शांत रखना होगा जो गांव देहात में पहले शासन चला चुके थे। यानी ये लोग उन बातों को भी ध्यान रखते थे कि जो पहले शासन चला चुके हैं कहीं वो एकाएक फिर उठ ना पाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए उनको थोड़ा समझ की भी चलना पड़ता था। और जिनके पास अभी भी काफ़ी ताकत है और उनका सम्मान था, ऐसे जो लोग स्थानीय सत्ता में रह चुके थे उन्हें नियंत्रित करना तो जरूरी था, लेकिन उसे ख़त्म नहीं किया जा सकता था। ये लोग सोचते थे कि जो लोग पहले शासन चला चुके हैं उनको तो ख़त्म नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए उसी हिसाब से चला जाए कि उनको ज़्यादा किसी तरह का दिक्कत ना हो और फिर से वो विद्रोह ना कर पाए। यह काम कैसे हो, इस अध्याय में हम देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण इलाकों को उपनिवेश कैसे बनाया, आय के संसाधन कैसे जुटाए, लोगों के अधिकतर किस तरह तय किए और लोगों के अधिकार किस तरह तय किए और मन माफिक फसलों की खेती कैसे कराई। मन माफिक, माफिक का मतलब होता है मन के अनुसार, यानी मन माफिक। कंपनी की आमदनी, कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अब भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी, लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। कंपनी के पास तो दीवान आ गया, अब ये चाहती थी कि हम लोग भू राजस्व कैसे इकट्ठा करें। तो इस तरह से कोई भी नियम बनाने से थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत हो रहा था इन लोगों को कि कैसे हम लोग नियम बनाएं ताकि औरों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, गलत ना लगे, तो थोड़ा हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशम कपड़ा खरीदे। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का कुल मूल्य दुगुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों को बदले सामान खरीदती थी। अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। ये लोग यही चाहते थे कि जो सामान आ रहा है, सोना चांदी जो हम लोग दे रहे हैं
उसको बंद कर दें और यहीं से पैसा कमाएं, यहीं से राजस्व इकट्ठा करें, यहीं से वस्तुओं को खरीदें और उसके बाद से यहीं से हम लोग भेजें यूरोप में। जल्द ही जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही थी और इस तरह से आप लोग देखेंगे कि धीरे धीरे यहाँ की जो वस्तुएं होती थी इसको सस्ते दामों पर लेते थे और अपना सामान महंगे दामों पर देते थे। तो इस तरह से यहाँ का जो राजस्व था वो क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों के पास से ख़त्म हो गया था। धीरे धीरे क्या हुआ, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत तरह से मतलब डामाडोल हो गई थी। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती चौपट होने की दशा में बढ़ रही थी। हम लोग देखते हैं कि जब से द्वैत शासन की स्थापना होती है तो 7 वर्षों तक द्वैत शासन की प्रणाली चलती है और 7 वर्षों तक ये भू राजस्व इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि यहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देते हैं। अंततः वारेन हेस्टिंग आता है तो द्वैत शासन को हटाता है 1772 में। तब जाकर के थोड़ा बहुत ये लोग अपने नियम में चेंज करते हैं। उसके बाद से अलग अलग जो भू राजस्व से संबंधित जो नीति है उसको लाते हैं। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे 1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई बंगाल का। यानी ये लोग भू राजस्व अपने मनमानी तरीके से वसूलना शुरू किए थे और ये थोड़ा भी ध्यान नहीं दिए थे कि आगे चल करके अर्थव्यवस्था यहाँ का क्या होगा। आगे देखते हैं। खेती में सुधार की जरूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? क्या ऐसा अंग्रेज सोचते थे कि हम जो राजस्व इकट्ठा कर रहे हैं तो अर्थव्यवस्था में संकट आ रही है, तो क्या संकट आने के बाद भी ये आश्वस्त थी कि क्या हम लोग को टैक्स मिलना शुरू होगा? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना जरूरी है। इनको लग गया कि यहाँ की अर्थव्यवस्था जब गड़बड़ा रही है तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए यहाँ पे भूमि पे काम करना पड़ेगा, खेती करना पड़ेगा। यह किस तरह किया जा सकता था, इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। आखिर कंपनी ने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया। आज 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी भी आता है ये कि अस्थायी बंदोबस्त कब शुरू हुआ, तो 1793 ईस्वी में। द्वैध शासन कब लाया गया, तो 1765 में। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न क्यों लाया गया, क्योंकि यहाँ के जो कंपनी शासन चलाने के लिए ये लोग भारी भरकम में राजस्व इकट्ठा करना चाहती थी, तो ये लोग दीवानी का पद अपने हाथ में लेना चाहते थे ताकि अधिक से अधिक टैक्स वसूली जा सके। तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमीन के रूप में मान्यता दी गई। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि अस्थायी रूप से तय कर दी गई थी। इसका मतलब यह था कि भविष्य में कभी भी इसमें इजाफा नहीं किया जाना था। अंग्रेजों को लगता था कि इससे इन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और जमींदारों को जमीन में सुधार के लिए खर्च करने का प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए जमींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में होंगे। अस्थायी बंदोबस्त को हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, यहाँ पे अस्थायी बंदोबस्त मान लीजिए कोई ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, इतना ज़मींदार का है, ठीक है, ज़मींदार का मान लीजिए इतना है, इतना किसानों का है, ठीक है, ये किसानों का है और ये ज़मींदारों का है, ठीक है। तो ये ज़मींदारों का मान लीजिए कि ये है 100 बीघा, इनके पास सभी किसानों को मिला करके मान लीजिए 300 बीघा है, तो ये इसको टैक्स देते थे और ये क्या करता था, ये कंपनी को टैक्स देता था, ठीक है, कंपनी को। और कंपनी क्या करती थी, इसको 10% क्या करती थी, सैलरी के तौर पे दे देती थी। तो इस तरह से अस्थायी बंदोबस्त के तौर पे ये चलना शुरू हुआ। याद रखिएगा, यहाँ पे कुछ टर्म याद रखिएगा कि ज़मींदारों के जो ज़मीन होते थे उसको हम लोग जीरात कहते थे पहले, ठीक है, जीरात कहते थे। और यहाँ पे किसानों के जो ज़मीन होते थे उसको हम लोग बोलते थे काश्तकारी, ठीक है, काश्तकारी, ठीक है।
तो ये याद रखिएगा, जमींदारों की ज़मीन को जीरात, जस जमीन, जस जीरात, जस जमींदार, और किसानों के लिए क से किसान, क से काश्तकारी, याद रखिएगा। तो ये क्या करना शुरू कर दिए कि अब जमींदार भी यहाँ से जो किसान देते थे ये उसका कुछ हिस्सा अपने पास रखते थे और कुछ हिस्सा इसको दे देते थे। यानी यहाँ पे कंपनी ये सोचकर ज़मींदार वाला कंसेप्ट लाई थी कि वहीं के ज़मींदार को रखना है, ताकि वहाँ के ज़मींदार किसानों के सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता है, वहाँ के लोगों को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए वहाँ के ज़मींदार को हमको रखना है और उसके बाद से वो किसानों से लेगा, ताकि उससे कम्युनिकेशन करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि वो हर चीज़ जानता है किसानों के बारे में। तो इसलिए वहाँ के स्थानीय ज़मींदारों को ही नियुक्त करना है, ठीक है। तो इसलिए ज़मींदारों की नियुक्त किए 10% पे। किसानों के लिए एक टर्म आया है रैयत, ठीक है। किसानों को क्या कहा जाता था? रैयत कहा जाता था। किसानों की ज़मीन को काश्तकारी, ज़मींदारों की ज़मीन को जीरात। चलिए देखते हैं इसमें समस्या क्या थी। मगर अस्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी ज़मींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदार को भारी परेशानी हो रही थी। वे जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा ज़मीन नीलाम कर चुकी थी। यानी अब ये क्या हुआ, धीरे धीरे तो ये चलता रहा, किसान इसको टैक्स देते थे और ये इसको देते थे, लेकिन ये लोग कंपनी के जो अधिकारी थे वो इतना ज़्यादा राजस्व तय कर चुके थे कि एक तो किसानों को भी चुकाने में दिक्कत हो जा रही थी। जब किसान इसको नहीं देंगे तो फिर ये कैसे देगा। तो एक तरह से किसानों को देने में दिक्कत हो रही थी, तो ज़मींदार भी नहीं दे पाते थे टैक्स कंपनी को। तो इस तरह से जो ज़मींदार नहीं दे पाते थे टैक्स को सही समय पे, उसको वहाँ के ज़मीन को क्या कर दिया जाता था, वो अपने कब्जे में लेते थे। एक याद रखिएगा सूर्यास्त प्रणाली, ठीक है। सूर्यास्त प्रणाली क्या थी? तो सूर्यास्त प्रणाली का मतलब ये था, सूर्यास्त प्रणाली के रूप में हम लोग देखते हैं तो सूर्यास्त प्रणाली वह प्रणाली थी जिसमें कंपनी कहती थी ज़मींदारों को, यानी एक फिक्स डेट कर देती थी कि इस डेट को यदि सूर्यास्त होने से पहले यदि राजस्व नहीं चुकाए तो आपके ज़मीन हमारे पास आ जाएगी, यानी हम लोग कब्जा कर लेंगे। तो इस तरह से ये लोग सूर्यास्त प्रणाली के तहत अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत ज़मींदारों का ज़मीन लेना शुरू कर दिया। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों को आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी तो हमेशा के लिए राजस्व तय कर चुकी थी। अब वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रह गए थे अब उन्हें भी बिना परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। यानी जब तक ज़मींदार किसी भी तरह से किसानों से राजस्व इकट्ठा करता था, तब तक ज़मीन को ठीक करने की परवाह इसको नहीं होती थी। दूसरी तरफ गाँव में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी लगा, यानी दमनकारी दिखाई देने लगा। एक तरह से शोषण समझ में आया कि ये लोग शोषण कर रहे हैं। किसानों को जो लगान चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्ज लेना पड़ता था। अगर वह लगान नहीं चुका पाता था तो उसे पुश्तैनी ज़मीन से बेदखल कर दिया जाता था। यानी जब किसान नहीं चुकाते थे, कैसे कैसे महाजन से जाकर के कर्ज लेते थे, उससे भी यदि वो लोग नहीं चुका पाते थे तो इसके पुश्तैनी वाले जो घर होते थे या ज़मीन होते थे उसको भी ये लोग कब्जा कर लेते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो कंपनी थी वो कंपनी अपना ये एक तरह से अमाउंट तय कर चुकी थी कि 90% हमको ज़मीन का 90% हमको देना है, ठीक है, कर के रूप में, और 10%
10% जमींदार का हो जाता था। कंपनी का जो राजस्व था वो फिक्स था, लेकिन जमींदार का फिक्स नहीं होता था। तो ये जब देते थे, ये मान लीजिए 500 दिए तो ये देता था 300। तो इस तरह से ये बीच में घपला करते 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 और इसका 10% से ये कब 1010% हो गया पता ही नहीं चला। यानी एक तरह से कंपनी से ज़्यादा जमींदार के पास पैसा होना शुरू हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे जमींदार जो थे, इस तरह से ये लोग अपना बढ़ना शुरू कर दिया। तो इसमें कंपनी अपना फ़ायदा नहीं देख पाई कि ये तो हम लोग का फिक्स है, तो फिक्स के तौर पे ही हमको मिल रहा है, और बीच वाले जो ज़मींदार है ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे अपना बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक तरह से इनको थोड़ा समझ में आया और उसके बाद से एक नई व्यवस्था को लाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में ही कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों को इस बात का यकीन हो चुका था कि राजस्व बंदोबस्त में दोबारा बदलाव लाना जरूरी है। जब कंपनी को शासन और व्यापार के अपने खर्चे चलाने के लिए और पैसे की ज़रूरत हो तो वह अस्थायी रूप से राजस्व तय करके काम कैसे चला सकती है। बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिमी प्रांतों यानी इलाके का ज़्यादातर हिस्सा अब उत्तर प्रदेश में है के लिए होल्ट मैकेंजी नामक अंग्रेज ने एक नई व्यवस्था तैयार की, जिसे 1822 में लागू किया गया। मैकेंजी को विश्वास था कि उत्तर भारतीय समाज में गांव एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है और उसको बचाए रखना चाहिए। उसके आदेश पर कलेक्टरों ने गांव-गांव का दौरा किया, जमीन की जांच की, खेतों को मापा और विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों को दर्ज किया। याद रखिए ये सर्वेक्षण का काम हो रहा है, यानी याद रखिए जो चैप्टर 1 में आप लोग पढ़े हैं कि अंग्रेजों ने सर्वेक्षण भी किया जगह जगह पे जा करके, ये आप लोग चैप्टर 1 में भी सर्वेक्षण का सिद्धांत ये लोग इनके अंतर्गत आप लोग देखे हैं, वही यहाँ पे काम हो रहा है। रीति रिवाजों का दर्ज किया, गांव के एक एक खेत के अनुमानित राजस्व को जोड़ करके हर गांव या ग्राम समूह महाल से वसूल होने वाले राजस्व का हिसाब लगाया जाता था। इस राजस्व को अस्थायी रूप से तय नहीं किया गया। अब इस बार राजस्व तय नहीं किया गया। उस टाइम क्या होता था कि 90% तय हो गया तो हो गया, ठीक है, उस टाइम था। लेकिन उसके बाद से जैसे ये मैकेंजी आते हैं तो ये बोलते हैं कि नहीं, राजस्व जो कर है वो कंपनी के द्वारा फिक्स नहीं होगा, बल्कि उसमें समय समय पर संशोधनों की गुंजाइश रखी गई। राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंपा गया। अब ये जमींदार जो 500 देता था, 300 देता था, इसको भी हटाया गया और उसी गांव के मुखिया को, जिस जिस गांव में वसूली होता था वहां के मुखिया को क्या किया जाता था, नियुक्त कर दिया गया। इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त कहा गया। महलवारी यानी अलग अलग मोहल्ले में से वहां से इकट्ठा करना शुरू हो गया राजस्व, और एक गांव के मुखिया को बोल दिया गया कि आप इसको पूरी तरह से वसूल करके ये टैक्स और हम तक पहुंचाइएगा। मुनरो व्यवस्था के रूप में हम लोग देखते हैं कि ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी अस्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहाँ जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे रैयतवाड़ या रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। वहीं दक्षिण भारत में जब टीपू सुल्तान की बात आती है हम लोग देखते हैं तो रैयतवाड़ी का नाम दिया गया। कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद कंपनियों द्वारा कब्जे में लिए गए कुछ इलाकों में इस व्यवस्था को आजमा कर भी देख लिया था। थॉमस मुनरो ने इस व्यवस्था को विकसित किया और धीरे धीरे पूरे दक्षिण भारत पर यही व्यवस्था लागू कर दी गई। यानी यहाँ पे याद रखिएगा दक्षिण भारत वाले हिस्से पे, ये दक्षिण भारत वाले हिस्से पे भी यहाँ पे इधर इस साइड में रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। तो रैयतवाड़ी भारत के कौन से हिस्से में थी, तो दक्षिणी भारत में। याद रखिएगा यहाँ पे क्या थी, रैयतवाड़ी, ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। और अस्थाई बंदोबस्त ये था, अस्थाई बंदोबस्त और अस्थाई बंदोबस्त जब क्या हुआ, फेलियर हुआ, तो अस्थाई बंदोबस्त के बाद क्या लाया गया, महलवारी बंदोबस्त, ठीक है, महलवाड़ी बंदोबस्त। और महलवाड़ी बंदोबस्त में गांव-गांव जाकर के, मोहल्ला में जा कर के टैक्स वसूला करते थे गांव के मुखिया,
और वहीं गांव के मुखिया क्या होता था, वो पहुंचाते थे कंपनी को। रीड और मुनरो को लगता था कि दक्षिण भारत में परंपरागत जमींदार नहीं थे, इसलिए उनका ये तर्क यह था कि उन्हें सीधा किसानों यानी रियत से ही बंदोबस्त करना चाहिए, जो पीढ़ियों से ज़मीन पर खेती करते आ रहे हैं। यानी रियतवाड़ी व्यवस्था में ये लोग डायरेक्ट किसान से जा कर के और ये लेते थे, बीच में किसी को नहीं रखते थे। राजस्व आकलन से पहले उनके खेतों का सावधानीपूर्वक और अलग से सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। मुनरो का मानना था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करना चाहिए। सब कुछ ठीक नहीं था। इसके अंतर्गत देखते हैं तो नई व्यवस्थाएं लागू होने के बाद महज कुछ सालों के भीतर उनमें समस्याएं दिखने लगी। जमीन से होने वाली आमदनी बढ़ाने के चक्कर में राजस्व अधिकारियों ने बहुत ज़्यादा राजस्व तय कर दिया था। किसान राजस्व चुका नहीं पा रहे थे, रियत गांव से भाग जा रहे थे। रियत मतलब किसान। बहुत सारे क्षेत्रों में गांव वीरान हो गए थे। आशावादी अफसरों को उम्मीद थी कि नई व्यवस्था किसानों को संपन्न उद्यमशील किसान बना देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत से नीति अपना अस्थायी बंदोबस्त लाए, महलवाड़ी बंदोबस्त लाए, उसके बाद से ये रियतवाड़ी व्यवस्था लाए, इनका कोई नहीं चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद से यूरोप के लिए फसलें, तो यूरोप के लिए फसलें हम लोग देखते हैं। अंग्रेज़ों ने यह भी महसूस किया कि ग्रामीण इलाके में न केवल राजस्व प्रदान कर सकते हैं, बल्कि वहाँ यूरोप की ज़रूरतों के हिसाब से सही फसलें भी पैदा की जा सके। 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर देने लगा। यानी ये लोग अब क्या करते हैं कि इनको लगता है कि जो हमारे यूरोप में मांग है, क्यों ना यहीं पे हम लोग खेती करना शुरू करें, खेतों से हम क्यों ना किसानों से ही डायरेक्ट हम लोग उस चीज़ को यहाँ पे उगवाएं और अपने देशों की मांगों को पूरा करें। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि 18वीं सदी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर लगा दिया था। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के विभिन्न भागों में किसी न किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। बंगाल में पटसन, असम में चाय, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में गन्ना और पंजाब में गेहूं, महाराष्ट्र व पंजाब में कपास, मद्रास में चावल के लिए ज़बरदस्ती ये लोग खेती करना स्टार्ट करा दिए थे। यह कैसे किया गया? अंग्रेज़ों ने अपनी ज़रूरत की फसलों की खेती को फैलाने के लिए कई तरीके अपनाए। आइए इसी तरह की एक फसल उत्पादन की ऐसी एक पद्धति को अच्छी तरह समझें। क्या रंग का भी कोई इतिहास है? तो इसके रूप में हम देखते हैं कि चित्र 5 और 6 में सूती कपड़े के छापों की 2 तस्वीरें दी गई है। बाईं तरफ यानी चित्र 5 में उसकी तस्वीर में भारत में आंध्र प्रदेश के बुनकरों द्वारा बनाए गए कलमकारी छापे दिखाई दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार विलियम मॉरिस के द्वारा बनाए गए फूल वाले छापे हैं। दोनों छापों में एक बात समान है, दोनों में ही गहरे नीले रंग का इस्तेमाल किया गया है। इसे आमतौर पर नील कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि यह रंग किस तरह से पैदा किया गया? इन छापों में आपको जो नीला रंग दिखाई दे रहा है वह नील नाम के एक पौधे से निकाला जाता था। इस बात की काफ़ी संभावना है कि 19वीं सदी के ब्रिटेन में मॉरिस के छापों में इस्तेमाल किया गया नील रंग भारत में उगने वाले नील के पौधों से ही तैयार किया गया होगा। उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। यानी एक तरह से यहाँ पे जो भारत में नील की खेती हो रही थी उसकी महत्व के रूप में बताया गया है कि यहाँ पे उस टाइम सिर्फ और सिर्फ भारत में ही ज़्यादातर नील होते थे और किसी देश में नहीं होते थे। तो यानी ब्रिटेन में यदि उस टाइम का कुछ बना है नील से, तो निस्संदेह यह मानकर चला जाता है कि भारत में जो नील था उसी का उपयोग करके इसका बनाया गया होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि यह रंगों के रूप में हम लोग इतिहास को हम लोग देखते हैं। उस टाइम हम लोग देखते हैं कि उस समय भारत दुनिया में नील का सबसे बड़ा स्रोत था। तो चलिए इसके अगला टॉपिक है भारतीय नील की मांग क्यों थी। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले सेशन में। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।